This conference will now be recorded. तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो भी इस तरह की चीजें हैं, हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो क्या है कि हमारे यहाँ पर अच्छा, जब आप देखोगे तो लोग बोलते हैं कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पर मार्जिनल फार्मर्स बहुत हैं, छोटे फार्मर्स बहुत हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर 1 एकड़ 2 एकड़ से कम की जमीन है। लेकिन ऐसे भी फार्मर्स हैं जो लैंडलेस हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस लेबर्स हैं, जो किसी दूसरे की जमीन पे पट्टा लेकर के वहां काम कर रहे हैं, या किसी दूसरे की जमीन पे लेबर कर रहे हैं, जिनके पास खुद अपनी जमीन नहीं है। तो जो 73rd 74th अमेंडमेंट में और स्पेशली जो 73rd अमेंडमेंट में जो 11th शेड्यूल में ये डाला गया ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ही सीधा सीधा ये हो गया था। लैंड रिफॉर्म्स का सीधे सीधे मतलब ही ये हो गया था कि हम क्या चाहते हैं कि सभी लोगों के पास में लैंड होनी चाहिए, लैंड सभी लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। जो लैंड का कंसंट्रेशन हो गया था, क्यों, ध्यान दो, हमारे यहाँ सॉरी हमारे यहाँ इसमें क्या लिखा हुआ है कि ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ कम्युनिटी कैसी होगी कि वो कॉमन गुड को सब सर्व करे, ठीक है ना। और इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन ऐसे हो कि वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में ना वो करे। तो हमने क्या किया, 39A और 39B को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स डाल दिया। कहां पर, 11 शेड्यूल में। ग्राम पंचायतों का काम है ये इंश्योर करना कि सभी के पास में जमीन है या नहीं। ऑपरेशनली ये कैसे होता है, होता क्या है कि जो पहले बड़े बड़े जमींदार होते थे जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें होती थी, उनकी जमीनें ले ली गई, किसको दे दी गई, ग्राम सभा को, या जो ग्राम समाज होता है, जो जो विलेज लेवल पर जो पंचायत होती है उसको दे दी गई। और उससे बोला गया कि भाई आपको अगर लगता है किसी के पास जमीन नहीं है, जमीन कम है, तो आप ये जमीन उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ग्राम पंचायतों का उपयोग किया गया इंडिया में एक सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर करने के लिए, सभी के पास लैंड इंश्योर करने के लिए आज भी किया जा रहा है। आज भी फॉरेस्ट राइट एक्ट में जब आप ट्राइबल्स को पट्टे देते हो तो आप वहां की जो लोकल पंचायत होती है उसके सहारे देते हो, ठीक। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम भी इसी जगह पर आती है कि आपका, अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट, हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट करता क्या है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको जमीन देता है, ठीक है ना, कि भाई आप चलो यहाँ बहुत टाइम से रह रहे थे, ठीक है आप बहुत टाइम से रह रहे थे यहाँ पर, तो क्या हुआ, हमने आपको लैंड दे दी, ठीक है। खैर, तो पहली चीज जो हमें 11 शेड्यूल से समझनी है ये कि जब भी कभी जीएस पेपर 3 में लैंडलेस लेबर्स पर सवाल आए, या जब भी जीएस पेपर 3 में ये सवाल आए कि भाई एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि भाई इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स किसकी जिम्मेदारी है, 11 शेड्यूल की जिम्मेदारी है, हमें 11 शेड्यूल को एम्पावर करना होगा। लेकिन मैं आज इसे क्यों पढ़ा रहा हूं, आज इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं, कि क्योंकि स्वामित्व स्कीम आ गई है। कितने लोग ऐसे हैं जो स्वामित्व स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं? मैं पूछूंगा, आप बताएंगे नहीं। लेट मी आस्क श्रुति, क्या है स्वामित्व स्कीम? श्रुति, खंबे गिर गए टावर के तुम्हारे। वाह, नहीं, तो बोल लो, जवाब दो। बीच में आवाज कट कट के आ रही थी। कोई नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अब सही आ रही होगी। स्वामित्व स्कीम क्या है? गूगल हो रहा है, इतनी देर में तो जवाब दे देता गूगल भी। हनी, स्वामित्व नहीं स्कीम। पता मुझे। ये सुनना चाहता था मैं। हनी, स्वामित्व स्कीम। इनके भी खंबे गिरते हुए। रुचित, स्वामित्व स्कीम, अच्छा खुल गए खंबे। सर आए क्या गए? हाँ नहीं पता। स्वामित्व, ठीक, हाँ रुचित बोलो, हनी ने बोल दिया नहीं पता। अच्छा, स्वामित्व स्कीम, आई मीन मतलब अभी
जितना देर लगा खोजने में, ये रिसेंट तो नहीं है, ये अप्रैल 24 2020 में लॉन्च किए थे, प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किए थे, एंड द स्कीम एम्स टू प्रोवाइड integrated property validation solution for rural India. और इस स्कीम पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, that is to bring stability to the citizen in rural India by enabling them to use property as financial asset for taking loans and other financial benefits, creation of accurate land records for rural planning, determination of property tax, बस creation of survey. बस करो यार, इतने में भारत रत्न देते हैं हम तुमको, बहुत बढ़िया। इन्होंने लेकिन बड़ा एक चीज नहीं समझ में आई, आपने कहा कि आ रही है, लेकिन ये तो आ चुकी है। आ चुकी है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन, भाई प्राइम मिनिस्टर का लॉन्च करना और 100% इम्प्लीमेंटेशन होने में समय लगता है ना। अच्छा अच्छा। मैं जब कोई स्कीम कहूंगा उसका मतलब ये होगा रिजल्ट। जैसे स्वच्छ भारत हो चुका है, ठीक है ना, मतलब ओडीएफ जो है वो गांव गांव में हो चुका है, ठीक है ना, तो वो चीज है। लिपिका जरा समझाओ स्वामित्व स्कीम क्या है। सो बेसिकली डिजिटाइजेशन है लैंड रिकॉर्ड्स का, एक तरह से कि सबको स्वामित्व कार्ड इशू होंगे तो उनका पूरा एक डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा कि उनकी प्रॉपर्टी कितनी है, कितना उनके पास वेल्थ है, और मतलब एक तरह से फॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। हाँ भाई, जो बात और सर वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने मतलब वो फाइनेंशियल एसेट्स खरीदने के लिए मॉर्टगेज पे भी रख सकते हैं, उनको उसके बेसिस पर लोन वगैरह भी स्वामित्व स्कीम के अंडर मिल जाएगा। बिल्कुल, बेसिकली स्वामित्व स्कीम इज नंबर 1, ये पहले चीज तो आपको ये डेटाबेस, एक डिजिटल डेटाबेस क्रिएट कर रहा है कि भारत में हर व्यक्ति के पास, खासकर रूरल इंडिया में हर व्यक्ति के पास लैंड कितनी है। एक, उसके बाद आपने जब ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, हर बंदे को कार्ड पकड़ा दिया, स्वामित्व कार्ड, कि भैया ये आपका कार्ड है, ये कहीं भी आप लेकर के जाओगे वो बता देगा कि भैया इनके पास इतनी जमीन है, इतना ये है, आप उस जमीन के आधार पर उसको मोर्टगेज करके आप लोन ले सकते हो। एक मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, उन्होंने कहा ये तो अत्याचार है लोगों पर। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि भाई मान लो लोन नहीं चुका पाएगा तो उसकी जमीन चली जाएगी। मैंने कहा दुनिया के किसी भी देश में अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो कोई दूसरा तरीका प्रभु बता दीजिए। ही जितना पूरा डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूएसए से लेकर के और कोई भी कंट्री उठाइए, वहां पर होता क्या, आप सिक्योरिटी तो मोर्टगेज करते हो अपनी, ठीक है। तो पहली चीज ये है कि दिस इनेबल्स कि हमारे पास क्रेडिट फ्लो हो। नंबर 2, दिस इंश्योर्स कि हमारा इमूवेबल एसेट जो है वो फॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी का या एक्टिव इकोनॉमिक साइकिल का हिस्सा बन जाए। हम अपने इमूवेबल एसेट को कोलेटरल की तरह दे करके लोन ले सकते हैं। चौथी चीज, दिस विल गिव एन अनप्रेसिडेंटेड पुश टू वेल्थ क्रिएशन, एसेट क्रिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्या बोला मैंने, वेल्थ क्रिएशन, क्या बोला मैं भूल गया, 2-3 एसेट क्रिएशन, हाँ, एसेट क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, इन रूरल इंडिया। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब वेल्थ क्रिएशन होगा, एसेट क्रिएशन होगा, एंटरप्रेन्योरशिप होगी, तो पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और इंडिया @75 जब मैं आपसे पढ़ने को बोलूंगा टारगेट में, तो वहां पर आप देखोगे क्या कि नीति आयोग बार बार एक ही बात बोल रहा है कि हमें पर पर्सन प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। हर इंडिविजुअल कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सके वो बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है कि स्वामित्व स्कीम ये इंश्योर कर रहा है कि भाई आप अपनी प्रॉपर्टी को रख करके कोलेटरल के तौर पर आप लोन लीजिए, उस लोन से आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो क्या होगा, वेल्थ क्रिएट होगी। वेल्थ क्रिएट होगी तो क्या होगा, ज्यादा बिजनेसेस क्रिएट होंगे। और जब ज्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, ज्यादा लोग बिजनेसेस करेंगे, ज्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएंगे, पर लैंड रिकॉर्ड्स आपके पास हैं, तो
टैक्सेशन का या इंडिया का जो टैक्स कलेक्शन है उसका जो बेस है वो बढ़ेगा। और याद करिए प्रियम्बल वाला पढ़ाते समय मैंने आपको क्या बताया था, डेमोक्रेसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सिटीजन एंड स्टेट एंड taxation is the glue that binds citizen and state, and if citizens will not give taxes, state will not be able to ensure the basic utility services, and if state can't ensure basic utility services, then citizens will start exiting this contract, they'll stop voting, they'll stop caring about what your government is doing, and that will result into lawlessness, chaos and weaker democracy, right? सो जब स्वामित्व स्कीम से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, स्वामित्व स्कीम से टैक्स कलेक्शन रूरल इंडिया से बढ़ेगा, स्वामित्व स्कीम से रूरल इंडिया सेल्फ रिलायंट होगा, स्वामित्व स्कीम से रूरल इंडिया में जो है वो वेल्थ क्रिएट होनी चालू होगी, तो स्वामित्व स्कीम क्या करेगा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ाएगा और उस टैक्स कलेक्शन को वापस से हम यूज कर सकते हैं अपने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, ठीक। बट $1,00,000 का सवाल क्या है, सर आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, स्वामित्व स्कीम से ये होगा वो होगा, लेकिन टैक्स कलेक्शन कायदे से अब किसका बढ़ना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का बढ़ना चाहिए इससे, वो तो जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा ही, लेकिन हमारे लिए डिजायरेबल क्या है कि जब स्वामित्व स्कीम से रूरल इंडस्ट्रीज लगेंगी तो टैक्स कलेक्शन किसका बढ़ेगा, ग्राम पंचायतों का। आपको पता है गुड़गांव में करोड़ों रुपए का टैक्स आता है, जो आपका जीएमसी है उसके जीएम क्या है यार, गुड़गांव म्युनिसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी जी। तो जो आपका जीएमडीए है उसके पास में करोड़ों रुपए का जो है वो सैकड़ों करोड़ का टैक्स आता है हर महीने। क्यों? क्योंकि वहां यहाँ पर इतनी सारी बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब रूरल इंडिया में बिजनेसेस चालू होंगे तो क्या होगा, वहां का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके पास में भी टैक्सेशन आना चालू होगा। और जब उसके पास में एक बार टैक्स आना चालू होगा तो आगे हम जो कुछ पढ़ेंगे 11th शेड्यूल में, सारी चीजें चाहे आप देख रहे हो उसमें रोड्स हो, एजुकेशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन हो, टेक्निकल ट्रेनिंग हो, हेल्थ हो, कुछ भी हो, जब उसके पास टैक्स आना चालू होगा तो वो ये सारे काम करना चालू कर सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको पता है मैं तो कुछ बोलता ही नहीं हूँ। ये कौन कह रहा है? इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, जहां पर वो कंपेयर कर रहा है इंडिया के अर्बन लोकल बॉडीज और रूरल लोकल बॉडीज के टैक्स कलेक्शन को, और कंपेयर करने के बाद में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंडिया की जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वो बहुत कम टैक्स कलेक्ट करती हैं और अपना पर्पस भी सॉल्व नहीं कर पाती हैं, अपने जो खर्चे हैं उनको भी सॉल्व करने के लिए उनके पास टैक्स कलेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से 11th शेड्यूल में या ग्राम पंचायतों से जो बेसिक यूटिलिटी सर्विसेज एक्सपेक्टेड है वो नहीं दे पाती हैं। आप एक किसी भी गांव में चले जाओ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? रोड्स अच्छी होनी चाहिए। आपको सिर्फ वही रोड्स अच्छी मिलेंगी जहां पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कें बनी हुई हैं, ठीक है ना। आप किसी भी जगह पर चले जाओ, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सोलर लाइटें लगेंगी। सोलर लाइटें उत्तर प्रदेश में अब लग पाई इतने सालों बाद, जब जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड दिए कि भाई आप लगाइए। पंचायतों का इनिशिएटिव कहाँ है? क्यों नहीं है पंचायतों का इनिशिएटिव? दो कारणों से नहीं है। पहला, जो टैक्सेशन की पावर्स पंचायतों के पास हैं उनका वो यूज नहीं करती हैं, और वहां पर इंडस्ट्रीज ना होने के कारण, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना होने के कारण वो टैक्स वैसे भी कलेक्ट नहीं कर पाती हैं। और दूसरी चीज जो है वो क्या है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो पंचायतों पर सिर्फ अकाउंटेबिलिटी रखना चाहती हैं, पावर नहीं देना चाहती। जब तक पंचायतों को पावर नहीं मिलेगी तब तक पंचायत सही से काम नहीं कर पाएंगी। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि अभी तक सोचिए 3500 रुपए सैलरी होती थी ग्राम प्रधान की, अब जाकर के उत्तर प्रदेश में 44,000 रुपए सैलरी हो रही है। तो जब तक आप उनको वो डिग्निटी नहीं दोगे, जब तक आप उनको वो पावर नहीं दोगे, तब तक वो काम कैसे करेंगे? ठीक, तो ध्यान रखिए आगे हम जो कुछ भी पढ़ेंगे 11th शेड्यूल में वो कब हो पाएगा, जब ये सारी चीजें होंगी।
तो स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म से जोड़िएगा। ये भी लैंड रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा कंटिन्यूएशन है इंडिया में कि आप लैंड रिकॉर्ड डिजिटल कर रहे हो, कार्ड दे रहे हो, और उस कार्ड से वो अपने फाइनेंशियल मतलब उस कार्ड से वो लोन वगैरह ले सकते हैं, और लोन वगैरह लेने के साथ साथ में वो एंटरप्रेन्योरशिप को भी बढ़ाएगा हमारे यहाँ पर। और जब मैं आपको कल एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था, पहले दिन एग्रीकल्चर जब मैं आपको पढ़ा रहा था, और मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में जब हमने ये कहा कि विलेज लेवल पे स्टोरेजेस होने चाहिए, एग्रीकल्चर में जब हमने ये कहा कि ब्लॉक लेवल पे स्टोरेजेस होने चाहिए, तो हमने ये क्यों कहा? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो फार्मर है वही प्रोसेसर बने, फूड प्रोसेसर बने। और जब फार्मर ही फूड प्रोसेसर होगा, जब फार्मर को फूड प्रोसेसर बनने के लिए या फार्मर को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नीडेड क्या होगा? ठीक है ना, फार्मर को फूड प्रोसेसर बनने के लिए पैसा नीडेड होगा, मनी नीडेड होगी, ठीक है ना। और वो पैसा या वो लोन बिजनेस के लिए वो कहाँ से ले सकता है? स्वामित्व से ले सकता है, स्वामित्व स्कीम से ले सकता है, ठीक है। खैर, तो ये तो हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। अब हम आगे आते हैं। हाँ, एकता कुछ कह रही हो? हाँ, एक डाउट है। जो इसमें लिखा हुआ था इस स्कीम के अंदर कि पंचायती राज वगैरह और स्टेट पंचायती राज का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, राइट? तो इसमें कोई स्टेट का कनेक्शन भी होगा क्या? इसमें भी स्टेट डिसाइड करेगा क्या कितना रोल इम्प्लीमेंट हो सकता है और कितना नहीं? तो बात ये है कि लैंड एज अ टॉपिक स्टेट के अंदर है, ठीक है ना। लैंड एज अ टॉपिक जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। मैं दिखा देता हूँ। ये पॉइंट नंबर 18, ठीक। अब जरा पॉइंट नंबर 18 पढ़िए सब लोग, जो एकता का डाउट है उस पर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि चूंकि लैंड स्टेट का टॉपिक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो स्टेट डिसाइड करता है। बहुत सारे अब जैसे लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करना है, तो जो अभी तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होते हैं, तो वो पंचायतों से कोऑर्डिनेट करेंगी, पंचायतों को पावर देंगी और तब काम हो पाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे टॉपिक्स में या ऐसी चीजों में, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो गाइड के तौर पर लिमिटेड होता है कि हमने कुछ इनिशिएट कर दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा था कि इसका इनिशिएशन जरूरी है, तो उन्होंने इसको इनिशिएट कर दिया। तो टाइम बाउंड मैनर में फिर वो बोल सकते हैं कि भाई आप इम्प्लीमेंट करिए। एक था ओके सर। और सर इस स्कीम के अंदर ना एक और चीज थी कि दे विल बी यूजिंग ड्रोन्स लैंड का सिविलाइजेशन करने में और लैंड को सुपरवाइज करने में। तो हम ये बोल सकते हैं कि दिस विल आल्सो हेल्प इन बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्सेस। बिल्कुल बिल्कुल। ड्रोन्स जो है वो ये स्वामित्व में जो ड्रोन्स का यूज है वो जीएस पेपर 3 गवर्नेंस में जाएगा। गवर्नेंस इन द एड ऑफ टेक्नोलॉजी, सॉरी टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, उसमें जाएगा, ठीक है। और इससे इनकी इंक्लूजन भी तो इंश्योर होएगी। फॉर एग्जांपल रूट लेवल पे अगर ये स्टेट के अंदर जैसे लैंड आता है तो इनकम है, सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो बाय चांस अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्राइसिस होता है, तो गवर्नमेंट के पास इस चीज का रिकॉर्ड रहेगा, तो कोई भी वेलफेयर स्कीम अगर आ रही है तो बहुत इजीली लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक इंक्लूजन को हम रिलेट कर सकते हैं, प्रियम्बल से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एक टर्म थी, उससे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि इससे इनकी इंक्लूजन इंश्योर होएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ऐसा है कि जो ई भूमि प्रोजेक्ट चला था
कर्नाटका में, ठीक है, जिसमें उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज किया था। तो ये वहां से उठाया गया है, ठीक है, उठाया गया है जिनकी उसके सफलता के बाद इन्होंने उसको वो किया है। और जब आपके पास में लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं ना, तो आपकी डेवलपमेंट प्लानिंग बहुत इजी हो जाती है। मैं जब आपको पंचायती राज पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि इंडिया में जो प्लानिंग का लेवल है, इंडिया में जो प्लानिंग का ऑफिशियल स्ट्रक्चर है, वो कैसे है कि पहले एक गांव अपना प्लान बना करके अपने ऊपर वाली एंटिटी को देता है। एक जो विलेज है वो प्लान बना करके अपना कि भाई हम अगले 5 साल में या 2 साल में या 4 साल में ऐसे डेवलप होना चाहते हैं, वो अपना प्लान बना करके जो है वो ब्लॉक को देता है। ब्लॉक जो है वो सारे गांवों का एक ब्लॉक में 10 विलेज हो सकते हैं, 20 विलेज हो सकते हैं। तो ब्लॉक जो है वो सारे गांवों का प्लान कंसोलिडेट करता है और वो अपना प्लान भेजता है डिस्ट्रिक्ट को। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो ऐसे सारे ब्लॉक्स और जो उस जिले के अंदर जो अर्बन सेंटर्स हैं, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें रूरल अर्बन सेंटर्स दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो गुड़गांव में ही अगर आप देख लो तो बादशाहपुर में बहुत सारे गांव हैं, गुड़गांव एक शहर है। तो कहने का मतलब ये है कि गांव और शहर एक डिस्ट्रिक्ट में दोनों हो सकते हैं। तो एक फिर होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, जो क्या करती है कि जो भी इस तरह के ब्लॉक से प्लान्स आ रहे हैं जिले के पास में, वो उनको कंसोलिडेट करती है, यानी कि रूरल लेवल से जो प्लान आ रहे हैं उनको कंसोलिडेट करती है, और जो अर्बन एरियाज से प्लान आ रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट में, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह से, उनको कंसोलिडेट करती है और डिस्ट्रिक्ट का एक ओवरऑल प्लान बनाती है, और वो प्लान वो स्टेट के पास भेजती है कि भाई ये हमारा वो है। फिर वो स्टेट क्या करता है, वो अपना प्लान मतलब सेंट्रल लेवल पे भेजता है कि सर हम ये हमारा प्लान है, हम ये करना चाहते हैं। इन्होंने एक बड़ी नई चीज शुरू करी है। अगर आप पीआईबी पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि डेली एक नया आर्टिकल आता है कि गुजरात प्रेजेंट्स इट्स प्लान टू अचीव जल जीवन मिशन, मेघालय प्रेजेंट्स इट्स प्लान टू अचीव जल जीवन मिशन, या फलाना स्टेट है ना, वो आप देख रहे होंगे पीआईबी में डेली आ रहा है। वो इसी मॉडल को ये फॉलो कर रहे हैं। मतलब अब समझिए, नेशनल प्लानिंग बहुत डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रही है, लेकिन आप जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा सेट कर सकती है कि भाई हमें 2 साल के अंदर सबको पानी देना है। हमें जैसे ये आए, इन्होंने कहा हमें सबको टॉयलेट देने हैं, फिर इन्होंने कहा हमें सिलेंडर देने हैं, फिर अब ये कह रहे हैं हमें पानी देना है। तो आप नेशनल ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसको कैसे अचीव करना है, आप और गाइडेंस दे सकते हो। इंप्लीमेंट करना जो है वो स्टेट का काम होगा और पंचायतों का काम होगा। तो जो इनका साक्षी का जो कहना है कि ये बहुत डिसेंट्रलाइज लेवल पे प्लानिंग इंश्योर कर देगा, क्योंकि आपके पास में अगर एक ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं सभी लोगों के या सभी के लैंड्स के ऑनलाइन रिकॉर्ड्स हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि भाई कितने परसेंट लैंड हमारी ऐसी है जिसपे एग्रीकल्चर हो रहा है, कितने परसेंट ऐसी लैंड है जो नॉन प्रोडक्टिव जा रही है। अगर आपको कभी आप सोशल जस्टिस के बारे में सोचो कि भाई कितने परसेंट लैंड ऐसी है जो महिलाएं ओन कर रही हैं, वहां पर वो क्या काम कर रही है, हमें उन्हें हेल्प करना है, तो सोच करके देखो। अगर आपने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए कोई स्कीम बनाई, तो आपके पास बेनिफिशियरीज आपको ढूंढने नहीं जाने, आपके पास स्वामित्व कार्ड के अंदर में डायरेक्ट आपको बेनिफिशियरीज पता है कि भाई मेरे ये बेनिफिशियरीज हैं। आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करनी है, आपको बेनिफिशियरीज पता है मेरे ये बेनिफिशियरीज। इसी को नीति आयोग इंडिया @75 वाले जो आपका रिपोर्ट है उसमें कहता है डेटा ड्रिवन गवर्नेंस। जो लोग नहीं जानते हैं मैं दिखा देता हूं, सभी को टारगेट पे मिलेगी उचित समय पर, जब मुझे लगेगा कि आपका लेवल अब इसको करने लायक हो गया है तो मैं दूंगा। मानव, सही है सही है सही है। ये है सर इंडिया एक मिनट आता हूँ। ये है इंडिया @75 और आप इसका कवर देखो, मतलब इससे अच्छी इंक्लूसिवनेस की जो वो है वो नहीं हो सकती, ठीक है। मतलब सारी लैंग्वेजेस करने की कोशिश करी गई है, ठीक है। किसी ने मुझे ढूंढ के बताया कि इसमें बाल्टी भी डाली है, अच्छा ये देखिए, ये इसका जो लास्ट चैप्टर है ना, डेटा लेड गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग, स्वामित्व तो ये अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको, आप समझिए मैं आपसे कह के आ रहा हूं, 11 शेड्यूल करने के बाद जब आप ये करोगे ना, मेरी बात समझ रहे हो,
11 शेड्यूल करने के बाद जब मैं आपको ये बोलूंगा ना कि ये आप पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा कि भैया सारी चीजें कैसे एक ही जगह से सब रिलेट हो रही है, ठीक। और जब आप ये पढ़ोगे तो बहुत से लोगों को तो पता नहीं समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बात करेंगे आगे आगे धीरे धीरे। ये रिपोर्ट आई थी 2018 में, ठीक। 2021 चल रहा है, 90% सजेशन इसके इम्प्लीमेंट हो गए, 80 से 90% सजेशन इसके इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक है। सब मतलब ठीक है, सब तो नहीं है, ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये जब मेरे पास लास्ट ईयर आई थी तो मैंने इनको पढ़ाया, मैंने कहा ये पढ़ के आना। फिर जब फार्म लॉज आए तो इन्होंने कहा सर ये तो यहाँ से यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्बनाइजेशन पे जब पॉलिसी आई तो इन्होंने कहा ये तो यहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो वो आपके साथ भी होगा, जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे आपको लगेगा कि जो एक्चुअली रिफॉर्म एजेंडा स्टेटेड है वो कहीं कुछ ऐसा नहीं है कि वो कुछ बन करके आ रहा है या कहीं से रैंडमली आ रहा है। ये यहाँ जो लिखा है वो हमारा रिफॉर्म एजेंडा है, ठीक है ना, और वही हम लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इसके जब आप इसके टाइटल्स आप देखोगे तो आपको समझ में आया कि ये सारे टॉपिक सिलेबस के हैं, इन पर क्वेश्चन बनता है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, न्यूट्रिशन, जेंडर, ठीक है। और यहाँ से अच्छे पॉइंट निकलते हैं। मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ाऊंगा ये, तो आपको समझ में आएगा कि इनका यूज करना कैसे है, किस तरह से इनको यूज करना है, ठीक है। खैर, तो ये बात हो गई स्वामित्व की, डेटा लेड पॉलिसी मेकिंग की, ये बात हो गई आपकी कैसे वहां एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है। लेकिन एक बात और बताओ यार, ये जो स्वामित्व पर अभी हम बात कर रहे थे, क्या ये इन दोनों चीजों को भी नहीं बढ़ाएगा, पॉइंट नंबर 8 और पॉइंट नंबर 9? हमने क्या कहा, हमने यही तो कहा ना कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी, हमने यही तो कहा ना बिजनेसेस बढ़ेंगे। तो क्या 8th और 9th को बढ़ाने के लिए भी स्वामित्व काम कर रहा नहीं कर रहा? अब हमारी ग्राम पंचायत को पता है कि भाई हमारे पास इतनी जमीन है, इतनी पे खेती हो रही है, बाकी बची वाली पे हम ये प्रमोट कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और ये सारी चीजें, ठीक है ना। और स्वामित्व है तो आपको लोन भी मिल सकता है, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो अपना प्लान इस तरह से बना सकती है कि भैया हम अपने यहाँ ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जो है उसके लिए डायरेक्शन चाहिए ग्राम पंचायतों को और राज्यों को, सेंटर की, ठीक है ना। वो बात मतलब सेंटर की जो इसीलिए अप्रोच है, अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसी अप्रोच है कि हम आपको सेल्फ रिलायंट बनाएंगे, ठीक है ना। जब ये फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं या जो ये फार्म लॉस की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने फार्म लॉस में कोई बड़ा काम नहीं किया, इन्होंने बॉटल नेक्स हटा दिए जिससे कि वो खुद अपने लेवल पे वो इम्प्लीमेंट कर सकें, उसको अपने लेवल पे चीजें कर सकें, ठीक है। तो वो ध्यान रखिए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, खादी विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इनके लिए जो एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी होगी वो कहाँ से खड़ी होगी? वो खड़ी होगी 11 शेड्यूल से, वो खड़ी होगी स्वामित्व स्कीम से। स्वामित्व स्कीम कहाँ से आ रही है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म से। स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? स्वामित्व स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है ग्राम पंचायतें, ठीक है। कोई और डाउट हो तो बताओ। सर सर आपने बताया वो अगर गांव में कोई सड़क प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बना है, तो अगर वो मतलब किसी बरसात में या किसी और कारणवश टूट जाती है, तो वो उसको रिनोवेट कराने का काम ग्राम पंचायत को होना चाहिए, राइट? हाँ, ओके। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खैर ठीक है। यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो बताओ। सर स्वामित्व स्कीम में लोन देने का बात आप किए थे, तो लोन चुकाएगा कैसे? अब अगर लोन वो बुलेट लेने के लिए ले रहा है तो नहीं चुका पाएगा, लेकिन लोन कोई प्रोडक्टिव काम करने के लिए ले रहा होगा ना। मतलब आदमी लोन बिजनेस करने के लिए लेता है ना, या कुछ काम करने के लिए लेता है, तो वहां से चुकाएगा।
मेरा कहने का ये मतलब था, पूछने का ये मतलब था कि मतलब अब पास्ट रिकॉर्ड्स देखा जाएगा क्या कि ये व्यक्ति लोन चुका सकता है कि नहीं उस तरीके से? नहीं, पास्ट रिकॉर्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ी प्रमोट होती थी। पास्ट रिकॉर्ड्स में तो ये प्रमोट होता था कि लोन देना ही नहीं है, क्यों, सरकार आएगी माफ कर देगी, इसलिए लोन नहीं दिए जाते थे। आपको जो ग्राउंड की रियलिटी में आपको बताता हूं, कितने लोगों को लगता है कि लोन वेवर से छोटे किसानों को फायदा होता है, या छोटा किसान जो है वो लोन नहीं वापस नहीं कर पाता? कितने लोग ऐसे हैं जो इनको ये लगता है कि लोन वेवर जब होता है, लोन की माफी जब दी जाती है, तो छोटा किसान को उससे फायदा होता है? कितने लोग हैं? अरे सही, कोई बात नहीं भाई, सही सोच रहे हो, बोलो 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 बोलो, सही सोच रहे हो भाई, बोलो तो कोई तो होगा ऐसा, बताइए। मानव, यस, एकता, और लोग आइए। हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फिर वही बात, कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है और सही लगता है कि अगर लोन की माफी होगी तो छोटे किसान को फायदा होगा? कोई बोल ही नहीं रहा, कैसे चलेगा? बिल्कुल, देखो आई, और बताओ और बताओ और बताओ, और सही सोच, बिल्कुल सही सोच रहे हो, कोई गड़बड़ नहीं है इस थॉट प्रोसेस में, बहुत बढ़िया। और आओ, टिकैत भी आ गए, चल अब मेरी बात सुनो। 95% of the times, even 95 is a smaller number, 99% of the times, see what was the problem। जब हमने काम करना शुरू किया हम लोगों ने गांवों में, तो हमारा टारगेट ग्रुप जो है वो बिल्कुल मार्जिनल फार्मर था, जो बिल्कुल छोटा किसान है। तो मतलब मैं ये नहीं कहता मैं देश के सारे किसानों से मिला हूं, बट हमारे पास करीब करीब 3823 किसानों से जो मैंने मुलाकात की इस पूरे समय में, 3823, तो उनका मेरे पास एक एक्सपीरियंस है, या उनका डेटा, या उनका वो है। आपको जान करके हैरत होगी, उसमें एक आदमी ऐसा नहीं था, सिंगल फार्मर ऐसा नहीं था जिसने लोन माफी का फायदा उठाया हो। और मैं उस उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं जहां पर पिछले 10 सालों में लोन माफी हर चुनाव के समय पे होती थी, सरकारें प्रॉमिस करती थी। मैंने पूछा क्यों, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा साहब लोन मिलेगा तो लोन माफ होगा, छोटे किसान को लोन मिलता ही नहीं है। स्वामित्व स्कीम लाई इसीलिए जा रही है। होता क्या था, इन्होंने जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, तो तब इन्हें समझ में आया कि भैया अगर मार्जिनल फार्मर के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले उसको क्रेडिट देना होगा। इसलिए इन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड का जो एक्सपांस है उसको बहुत बढ़ाया और ये इंश्योर किया कि किसान क्रेडिट कार्ड बने, और जो पीएसयूज थे उनसे बोला कि भैया आप दो। अब आप समझिए हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज अब्यूज्ड। और मैं ये बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं, मैं अपने आसपास के लोगों की बात बता रहा हूं, ठीक है। मतलब मेरे घर में किसी को किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। मेरे जो मतलब हमारी जो पूरी एक्सटेंडेड फैमिली है, क्योंकि हम लोग गांव से हैं और जमीन वमीन अच्छी खासी है, खेती वेती होती है, किसी को किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अगर गिनाने निकलूंगा तो हो सकता है मेरे अपने अपने घर में 15 से 16 किसान क्रेडिट कार्ड निकल आएंगे। 3 लोगों का तो मैंने सरेंडर कराया पिछली बार, मैंने कहा कि कर दो, नहीं तो हम चाचा कहना बंद कर देंगे, खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। और कोई खेती के काम नहीं होते उससे, कोई घंटा खेती के काम नहीं होते उससे। 2-2 लाख की लिमिट करा रखी है, कोई बुलेट ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है, ठीक है। जब मैं इन लोगों के पास गया, जब हम लोगों ने ग्रुप्स बनाने चालू किए फार्मिंग के, मैंने उनसे पूछा जानते हो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? जिस बंदे के पास 1 एकड़ की जमीन है ना, उसकी 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ 20,000 रुपए की रिक्वायरमेंट होती है उसकी।
मतलब उनको लोन चाहिए कितना, उनको लोन चाहिए 20,000, 25,000, 30,000, इससे ज्यादा लोन नहीं चाहिए फार्मर को। करोड़ों रुपए का लोन नहीं होता है उसका, उसको वो लोन नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज देयर वॉज एन एक्सेस बिटवीन बैंक पीपल एंड दी जो भी लोकल वहां के थोड़े मतलब चौधरी टाइप के लोग होते हैं, देयर वॉज एन एक्सेस गोइंग ऑन which deprived the small farmers of any opportunity of having loan। पता है जब छोटा किसान को उसको लोन मिलता है ना, तो वो एक कोशिश करता है एक भी किस्त उसकी चूके ना, क्योंकि उसको पता है कि जो बैंक में बैठा हुआ है उस बंदे को इसका इंतजार है बस कि ये कैसे एक भी किस्त मिस करे तो हम अगली बार इसका लोन माफ वो कर दें, इसका हम लोन अगली बार हम मना कर दे देने से। कोई भी छोटा किसान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका लोन वो करे, मतलब लोन को मिस करे। छोटे किसान को लोन वेवर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लोन वेवर का गेम क्या है? लोन वेवर का गेम ये है कि पीपल हु डोंट नीड लोन्स फर्स्ट दे टेक लोन, ठीक है ना, अपनी जमीन को डिवैल्यू कराते हैं, उसकी वैल्यू घटवा के बढ़वा करके और लोन लेते हैं। उसके बाद उन्हें पता होता है चुनाव में सरकारें प्रॉमिस करेंगी, ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका लोन लेना खत्म हो गया, मतलब आपका लोन वापस नहीं करना आपको। अब मैं जो लोग पिछले साल थे जो 2 ईयर प्रोग्राम वाले हैं, आपको एक छोटी सी बात याद दिलाता हूं। याद करिए मैंने जब पिछली बार केवीके वाला मॉडल प्रपोज किया था, जो मैं आज अभी भी करूंगा, तो केवीके वाला मॉडल प्रपोज करते समय मैंने आपसे क्या कहा था कि एक बंदा होना चाहिए जो जमीन पर जा करके ये देखे कि इसके पास कितनी जमीन है, वो अप्रूव करे और उसके बाद लोन अप्रूव होगा नाबार्ड से बैंक में। याद है नहीं याद है पीपल? याद है मैंने आपसे कहा था कि एक पोर्टल होगा और एक पोर्टल में जो है चुप रहो पार्थ, ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि एक पोर्टल होगा और एक बंदा जाएगा, वो ये चेक करेगा, चेक करने के बाद में बताएगा कि हाँ भाई इनके पास वास्तव में इतनी लैंड है, इस पर ये उगाना चाह रहे हैं, तो लोन अप्रूव होगा। उसी चीज को इन्होंने स्वामित्व स्कीम से करा दिया है, ड्रोन से। क्या बोल रहा हूं जरा समझिएगा सभी लोग, मैं क्या कह रहा हूं। होता क्या था? होता ये था कि मेरे पास 40 एकड़ जमीन है, ठीक, अब कहीं डिजिटल रिकॉर्ड तो है नहीं, तो मैं बैंक मैनेजर के पास गया, मैंने कहा सर दिखा दो मेरे पास 4 एकड़ जमीन है। अब मैं मार्जिनल फार्मर हो गया एकदम बिग फार्मर से, ठीक, और उसके बाद हुआ क्या, मैंने बोला कि सर 4 एकड़ मेरे पास जमीन है, उसने 4 एकड़ का दिखा करके मुझे लोन दिलवा दिया केसीसी में, 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख का मुझे लोन मिल गया। मैं खा गया उसको, बुलेट खरीद ली और जो है वो स्कॉर्पियो खरीद ली, खा गया उसको, ठीक है। और 2 साल 2.5 साल बाद चुनाव थे, लोगों ने लोन वेवर प्रॉमिस किया, मुझे वो लोन नहीं देना पड़ा, लोन मेरा खत्म हो गया। पैसा किसका गया? आपका, मेरा, जो टैक्स दे रहे हैं, ठीक। अगर लोन वेवर से किसानों को फायदा होता तो 70 साल बाद किसान आत्महत्या नहीं कर रहा होता, क्योंकि आत्महत्या वो किसान करता है जिसको या तो लोन मिल नहीं पाता, ठीक है ना, और या तो जिसको लोन वेवर का फायदा नहीं मिलता है। तो स्वामित्व स्कीम में इन्होंने क्या किया? स्वामित्व स्कीम में इन्होंने ये कहा कि हम ड्रोन से पहले ही लैंड रिकॉर्ड कंसोलिडेट कर दिया हमने। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। स्वामित्व स्कीम में इन्होंने ड्रोन से लैंड रिकॉर्ड कंसोलिडेट कर दिया, मतलब आई हैव अ कार्ड जिसमें यह है कि मेरे पास 30 बीघे जमीन है या 30 एकड़ जमीन है, यू हैव अ कार्ड उसमें मेरे पास 2 एकड़ जमीन है या 2.5 एकड़ जमीन है। नाउ व्हेन अ पर्सन, a marginal farmer, a small farmer, when he go to मतलब take the loan, अब आपको पता है कि हाँ ये वास्तव में मार्जिनल फार्मर है और इसको लोन देना है। वो बड़ा फार्मर है, उसको आप लोन नहीं दे सकते। सरकारें क्या करती थी? क्रेडिट फैसिलिटी बनाती थी एग्रीकल्चर की, 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, घंटा कुछ नहीं होता है 1 लाख करोड़ की एग्रीकल्चर फैसिलिटी बनाने से, जब तक आप ये इंश्योर नहीं करोगे कि वो 1 लाख करोड़ वास्तव में उसका बेनिफिशियरी कौन होना चाहिए। सो द स्वामित्व स्कीम इंश्योर्स एंड यूज, कि भैया हाँ इसको यूज कौन कर रहा है,
इसको यूज एक मार्जिनल फार्मर ही कर रहा है। और जहां पर करप्शन नहीं है, जो हनी कल पूछ रहे थे, जहां करप्शन नहीं है, जहां पर ड्रोन से जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारी चीजें हो रही हैं, और भरोसा रखो लोन अप्रूवल भी थोड़ा दिन में टेक्नोलॉजी मतलब टेक ड्रिवन हो जाएगा। ठीक है कि आपने लोन अप्लाई किया और आपको लोन मिल गया, तो पहली चीज क्या हो रही है, फार्मर को एक ट्रांसपेरेंट वे में लोन मिले। दूसरी चीज क्या होगी, फार्मर का गुड क्रेडिट बिहेवियर प्रमोट हो कि फार्मर टाइम पे लोन रिपे करे। और गुड क्रेडिट बिहेवियर कब प्रमोट होगा, जब फार्मर के पास में अपनी प्रोड्यूस को सब जगह बेचने का और अच्छे दाम लेने का अधिकार होगा, जो फार्म लॉस करता है। सब कुछ कनेक्टेड है, कुछ भी अलग नहीं है। इसमें कितने लोगों को डाउट है बताओ। सर एक डाउट है, जो आप ये लोन की बात कर रहे हो, तो व्हाट आई रेड वाज कि फॉर गेटिंग द लोन यू नीड द कोलेटरल, राइट? सो व्हाट अबाउट द स्मॉल स्केल फार्मर्स, इज द प्रोसीजर सेम फॉर देम? हम लॉस खुलने वाले हैं सब। कंट्रोल कर रहा हूँ। सचिन मेरे को फोन करूँ? एकता जवाब तुम्हारा है हाँ। लाइट देखो, लाइट देखो, ऊपर करो। एकता तुम्हारा जवाब है हाँ, कोलेटरल चाहिए होता है। और मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक जो है वो जो बैंक्स होती थी वो ये फ्रॉड किया करती थी कि वो बड़े फार्मर को लोन दे देते थे और छोटे फार्मर को जो है वो लोन से डिप्राइव रखते थे, ठीक है ना। और अब वो नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अब स्वामित्व स्कीम के अंदर में आपको पता होगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके इस ब्रांच के एरिया में इतने मार्जिनल फार्मर्स हैं और हमें इतना लोन इन्हें देना है। ठीक था। सर अगर किसी के पास कुछ है ही नहीं कोलेटरल के उस पे, फिर तो लोन काहे के लिए ले रहा है? तो किसान तो है तो क्या हवा में खेती करेगा? नहीं, बट सर लैंडलेस फार्मर्स भी तो होते हैं ना। भैया लैंडलेस फार्मर, अरे तो पहले तुम ये म्यूट करो। लैंडलेस फार्मर होते हैं वो बात ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो रही है कि लैंडलेस लेबर्स को या लैंडलेस फार्मर को लैंड आवंटित की जा रही है। दूसरी चीज ये है कि जो भाई लैंडलेस फार्मर हैं वो दूसरे की जमीन पे पट्टा लेकर के वो कर सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि जो लैंडलेस फार्मर है वो फार्मिंग के लिए लोन ना ले, वो दूसरी चीजों के लिए लोन ले। ठीक है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुद्रा स्कीम पे मिल तो रहा है, बिना कोलेटरल का लोन लीजिए आप। ठीक है ना, पीएम स्वनिधि में स्कीम मिल रही, पीएम स्वनिधि में मिल रहा है, लीजिए आप। तो जरूरी थोड़ी है कि अगर आपके पास में लैंड नहीं है तो फिर भी आपको लैंड वो एग्रीकल्चर करना है, मतलब तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको एग्रीकल्चर करने की बजाय उनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। इसके लिए भी व्यवस्था है, पीएम FMI स्कीम, प्रधानमंत्री फूड मैनेजमेंट फूड प्रोसेसिंग वाली जो स्कीम है, उसमें भी यह व्यवस्था है कि अगर आपको लगता है कि हमारे पास लैंड नहीं है, हम खेती नहीं कर सकते, तो कोई नहीं, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कर लो, फूड प्रोसेसिंग कर लो, उसके लिए लोन मिल जाएगा। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में एक स्कीम चल रही है, महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार खाद्य प्रसंस्करण योजना, जिसमें वो हर विलेज के लेवल पर जो है वो फूड प्रोसेसर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कर लो, क्या दिक्कत है। एक का गॉट इट सर। और बताओ, कोई और डाउट? सर तो जैसे कहने लैंडलेस फार्मर्स होते हैं तो उनके पास लैंड ही नहीं है, तो व्हाई दे ऑप्ट फॉर फार्मिंग, व्हाई नॉट द अदर ऑक्यूपेशन? भाई बात ये दे है वांटेड द कि अभी तक गांवों में बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी। जो इन्होंने शुरू किया है ना ये एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग वाला और फूड प्रोसेसिंग वाला और जो रूरल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने वाला, ये इसीलिए कि जो लोग लैंडलेस हैं वो एग्रीकल्चर से आगे बढ़े। सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रेस होता है वो लैंडलेस फार्मर पर ही होता है, जो किसी दूसरे की जमीन पे फार्मिंग कर रहा है। ठीक है, और बताओ। सर एक डाउट है, जो SDG रिपोर्ट आपने दी थी ना करने के लिए, उसमें एक चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि जो एग्रीकल्चर है उसमें सबसे ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, फिर भी वो
मतलब कुछ 17% तक भी नहीं दे पाता इंडिया के जीडीपी में, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता इतना भी। तो व्हाई इज दैट सो? तुम फार्म लॉस दोबारा पढ़ना चाहती हो? हमें एक बार भी नहीं पढ़ाया आपने। पढ़ा देंगे, अभी रुक जाओ। इसका जवाब सबसे बड़ा ये है कि जब आप ये कह दोगे, मान लो तुमने एक बिजनेस शुरू किया और मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम उस बिजनेस से उसमें जो कुछ भी उगा रही हो वो मैं ही खरीदूंगा और इतने ही प्राइस पे खरीदूंगा, इससे ज्यादा प्राइस पे तुम नहीं बेच सकती, तो तुम कभी डेवलप कर पाओगी? लेकिन अगर दूसरी तरफ तुमको ये अफीम खिलाई जाए कि सोचो अगर ये भी ना होता तो क्या होता, सोचो अगर ये ना खरीदें तो क्या होगा, तुमको तो कहीं और नहीं बेच पाओगे, है ना? अगर तुमको ये अफीम खिलाई जाए तो तुमको लगेगा हाँ कम से कम मेरा यहाँ बिक तो रहा है। प्रॉब्लम इज व्हेन इट कम्स टू फार्मिंग इट इज कम से कम। समझ रही हो ना? जब किसान की बात आती है तो कम से कम, बेचारा कम से कम वो बेच तो पा रहा है, कम से कम मंडी तो है, कम से कम एमएसपी तो है। जब अपने बिजनेस की बात आती है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, है ना? फिर आप चाहते हो कि हम ये मैं भी फार्मर वाले जो चला रहे हैं, हो सकता है इसमें आधे से ज्यादा लोग ऐसे हों जो किसी बड़ी इंडस्ट्री को कोई ना कोई चीज बिजनेस में सब सप्लाई कर रहे हो एंसिलरी इंडस्ट्री के तौर पर, ठीक है ना? लेकिन जब अपने बिजनेस की बात आती है तो यू वांट मोर प्रॉफिट, यू वांट मोर फायदा। तो जब ये जिस दिन ये बिगटरी खत्म होगी, खत्म तो खैर कर दी है, उस दिन चीजें ठीक होंगी। बहुत सारे आपके आसपास के लोग भी होंगे जो हैशटैग मैं भी फार्मर कर रहे होंगे, ठीक है? खैर, और बताओ। मतलब ये जो हैशटैग मैं भी फार्मर है ये गलत है? जी बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि पहली चीज तो हैशटैग मैं भी फार्मर करने वाला गधा फार्मर नहीं है। उस साले को ये नहीं पता है कि जो है कितने फसलों के क्रॉप होते हैं, कितनी क्रॉप होती हैं, कितने सीजन होते हैं, किसान की रिक्वायरमेंट क्या है, इंडिया में किसान की स्थिति क्या है। पिछले 27 सालों में 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या करी है, इसी सिस्टम के अंदर करी है जिस सिस्टम को वो प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया भर की नौटंकी कर रहे हैं। किसानों को नहीं, आड़तियों को बचा रहे हैं, ये पूरी तरह से गलत। और कोई आगे बताओ। किसको बचा रहे हैं? फार्मर्स को नहीं बचा रहे तो कौन सा वर्ड यूज किया आपने? आड़तियों को, मिडिलमैन को। पंजाब में जो ये कह रहे हैं किसानों से कि ब्लैंक चेक दो हमें, तब हम तुम्हारा प्रोक्योरमेंट फैसिलिटेट करवाएंगे। जो जगुआर्स और एसीज दिख रही है ना किसानों के प्रोटेस्ट में लगी हुई, ठीक है ना? तो वो ध्यान रखो। और बताओ। राइट, आगे बढ़ते हैं। बहुत कंट्रोल करके एपीएमसी वालों को बहुत कंट्रोल करके मैंने निपटाया है, ठीक है? लेकिन फार्म लॉस पढ़ेंगे और ओरिजिनल टेक्स्ट से पढ़ेंगे जब हम फार्म लॉस करेंगे तब, ठीक है? अभी इसको यहाँ उठाने की आवश्यकता नहीं है। आगे so what I am telling you is कि स्वामित्व scheme will facilitate economic justice, financial inclusion and social justice together। क्यों? क्योंकि आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके पास में लैंड का एक्सेस कम है या नहीं है। तो जो स्वामित्व स्कीम है ये भी इंश्योर करने की कोशिश कर रही है, ठीक है ना, कि सबको लोन मिले, सबके पास लैंड वगैरह। खैर, अब आते हैं लैंड इम्प्रूवमेंट पर और लैंड कंजर्वेशन पर। कल मैंने आपको ये बताया था कि लैंड कंजर्वेशन एंड लैंड इम्प्रूवमेंट एंड फार्म फॉरेस्ट्री और सोशल फॉरेस्ट्री, दीज टू आर कोरिलेटेड, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम जब सोशल फॉरेस्ट्री करेंगे, हम जब फार्म फॉरेस्ट्री करेंगे, फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या था? अपने फार्म के चारों तरफ या अपने फार्म में जो है वो पेड़ लगा करके और उनके साथ में खेती करना, ठीक है? तो जब हम फार्म फॉरेस्ट्री करते हैं, जब हम सोशल फॉरेस्ट्री करते हैं, तो होता क्या है कि हमारे खेत में जो फर्टिलिटी है हमारे खेत की वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो हमारी लैंड होती है, लैंड में आपने बचपन में सुना होगा एक चीज होती है ह्यूमस कंटेंट। कितने लोगों ने सुना था बचपन में? हमारी लैंड में एक चीज होती है ह्यूमस कंटेंट, जिसको हम कहते हैं कि
जिससे हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो इम्प्रूव होता है और हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बढ़ती है। तो जब हम अपने खेत के आसपास में पेड़ लगाते हैं तो दो तीन चीजें होती हैं। पहला तो सॉइल से मॉइस्चर इवेपोरेट होता है वो उसको रोकती हैं। तो जो मैंने कल आपको मॉइस्चर मैप ऑफ इंडिया दिखाया था जो इसरो ने डेवलप किया था, वो हमारी मॉइस्चर की प्रोफाइलिंग हमारी ठीक करता है। दूसरी चीज मैंने आपको कल क्या बताई थी कि हमारे यहाँ सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा आता है, मतलब पत्तियां गिर रही हैं, फिर पेड़ है तो वहां पर जो और भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पैदा होते हैं, बैक्टीरियाज, फंगी, ये सब पैदा होते हैं जो हमारी लैंड में मिल करके और एक उसको और एनरिच करते हैं, उसको और न्यूट्रिशन वाइज एनरिच करते हैं। जो नाइट्रोजन साइकिल है और सल्फर साइकिल है उसको वो लगातार चलाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक तौर पर बिना किसी फर्टिलाइजर के डाले अपने सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तीसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि जब हम फार्म फॉरेस्ट्री के साथ में अपनी क्रॉप्स करते हैं तो हम डेजर्टिफिकेशन से भी बचते हैं। क्यों? क्योंकि डेजर्टिफिकेशन में होता क्या है कि भाई थार के डेजर्ट से सैंड चली, गर्मियों में लू के फॉर्म में जब हवा चलती है तो वहां से सैंड लेकर के वो डिपॉजिट करती है आसपास के एरियाज में, और जब आसपास के एरियाज में वो डिपॉजिट करती है, जब आसपास के एरियाज में वो डिपॉजिट करती है तो होता क्या है, आपके यहाँ पर जो सॉइल होती है उसकी जो टॉप लेयर होती है वहां पर सैंड इकट्ठी होने लगती है, डेजर्टिफिकेशन होता है, और डेजर्टिफिकेशन होने के कारण आपकी फर्टिलिटी खत्म होती है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो हम फार्म फॉरेस्ट्री करते हैं उससे वो भी इंप्रूव होती है। ये बातें अब एक तरफ है। अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं। अब आप एक चीज समझो, पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, इन सब राज्यों में लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेजी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपकी जो सॉइल है उस सॉइल में या तो फर्टिलाइजर कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और फर्टिलाइजर कंटेंट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि वहां पर जो केमिकल रेजिड्यू है वो बहुत हो रहा है, और केमिकल रेजिड्यू होने के कारण पंजाब में फेमस है कैंसर ट्रेन, आप जानते हैं, अंबाला से जैसलमेर, अंबाला से बीकानेर चलती है, बीकानेरी कैंसर हॉस्पिटल के लिए। तो एक तो ये चीजें हो रही हैं कि हमारी सॉइल में जो है वो ओवर फर्टिलाइजर का यूज होने की वजह से हमारी सॉइल में केमिकल रेजिड्यू बढ़ रहा है। दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपका जो सॉइल है वो ग्रीन मैन्योर से या वो ऑर्गेनिक मैटर से, जो ऑर्गेनिक तरीके से जो हमारी फर्टिलिटी बढ़ सकती है, उससे डिप्राइव्ड है। क्यों? आप हरियाणा में या पंजाब में किसी भी फार्म पर चले जाओ, आप देखोगे कि जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां पर तक खाली क्रॉप दिखेगी, यानी कि आपको पेड़ नहीं दिखेंगे, आपको सिर्फ फील्ड्स दिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ फील्ड दिखेंगे। यानी कि अगर वहां से क्रॉप हटा दी जाए तो ऐसा लगेगा कि वो बंजर जमीन है, वहां का कोई इकोसिस्टम नहीं है। जब किसी जगह पर पेड़ होते हैं, जब किसी जगह पर फॉरेस्ट होते हैं, जब किसी जगह पर फौना होती है, तो जब किसी जगह पर फ्लोरा होती है तो वहां फौना भी होती है। कहने का मतलब बायोडाइवर्सिटी कब होती है? जब आपके यहाँ पर प्लांट्स होंगे, जब आपके यहाँ पर ट्रीज होंगे, तो उसके अराउंड जो है वो एक बायोडाइवर्सिटी डेवलप होती है, और वो बायोडाइवर्सिटी आपके सॉइल को, आपके वाटर लेवल को, आपके जो भी एक नेचुरल वो है उसको वो एनरिच करती है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई? हमारे यहाँ क्या था कि शुरुआत में जो हमारा यहाँ एग्रीकल्चर होता था तो हमारे यहाँ लोगों को जानकारी थी कि हम कौन सा ऐसा कीड़ा है जो फसल के लिए खराब है, कौन सा ऐसा कीड़ा है जो फसल के लिए अच्छा है। आज क्या हो गया जानते हैं? जब मतलब हम लोग जब गांव में काम करते हैं ना तो लोग हर्बिसाइड लेकर के बैठते हैं। मुझे नहीं मालूम, हर्बिसाइड समझते हैं ना, जो इस तरह के अननेसेसरी हर्ब्स को खत्म करता है, जो पेड़ के बीच में, जो मतलब एज इन जो उसके बीच में आ रहे हो, लोग इंसेक्टिसाइड लेके बैठते हैं। अब उन्हें नहीं पता इंसेक्ट का मतलब, अब इंसेक्ट हो गया कीड़ा। उन्हें नहीं मालूम कि कौन सी चीज हमारे क्रॉप के लिए अच्छी है, कौन सा कीड़ा अच्छा है, कौन सा खराब है। अब आपको लग रहा होगा अच्छे कीड़े क्या होते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं।
थाईलैंड में डक फार्मिंग फेमस है, डक राइस फार्मिंग फेमस है थाईलैंड में। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब राइस की वो खेती करते थे तो थाईलैंड बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिक्स के पास का कंट्री, वहां पर क्या होता था कि उनके जब वो राइस की फार्मिंग करते तो वहां पे इंसेक्ट्स बहुत हो जाते थे राइस में। तो उन्होंने क्या किया, डक्स पालनी चालू की। तो वो डक्स क्या करती थी, वो उन इंसेक्ट्स को खा लेती थी। तो वो राइस डक फार्मिंग साथ साथ चलने लगी। इसी तरह से जो नेवला होता है, नेवला की इंग्लिश क्या होती है, कोई बताएगा? अरे जो सांप को खाते हैं, मंगूस mongoose। बोलते हैं क्या? हाँ, जो नेवला होता है उसको हवाई में इंट्रोड्यूस किया गया था, हवाई आइलैंड में। क्यों? क्योंकि वहां पर इस तरह के बहुत सारे स्नेक्स हो रहे थे जो लगातार जो है वहां के चीजों को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो वहां मंगूस को इंट्रोड्यूस किया गया। कहने का मतलब यह है कि हम जिन चीजों को सोचते हैं, जैसे मैं जब आंसर चेक, और ऐसा नहीं है मैं मतलब अपनी बात ही बोल रहा हूं, आज के 2 साल पहले व्हेन आई यूज्ड टू राइट या आई यूज्ड टू चेक आंसर, तो उसमें आंसर में लिखा होता था कि वीड्स बहुत परेशान करते हैं फार्मर्स को, तो वीड्स को खत्म करने का वो होना चाहिए, इंसेक्ट्स बहुत परेशान करते हैं, इंसेक्ट्स को खत्म करने का होना चाहिए। टुडे आई नो हाउ फूल आई वाज, and today I know how fool 90% people who are doing farming they are। उन्हें पता ही नहीं है कि वीड्स 2 तरह के होते हैं। वीड्स समझते हैं ना, जो अननेसेसरी प्लांट जो हमारे खेत में तैयार हो जाते हैं। वीड्स 2 तरह के होते हैं। एक वीड्स होते हैं जो हमारी खेत की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जिनको हम कहते हैं ऐसे वीड्स जो हमारे खेत के मित्र हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं हमारी क्रॉप के। और एक ऐसे वीड्स होते हैं जो इन्वेजिव स्पीसीज होती है, जो हमारा न्यूट्रिशन खत्म कर देती है, हमारी क्रॉप को खत्म कर देती है। सिमिलरली 2 तरह के इंसेक्ट्स होते हैं। एक इंसेक्ट होगा जो जैसे मान लीजिए आपका अर्थवॉर्म्स होते हैं, या जो और इस तरह की चीजें होती हैं जो हमारी सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, जो उसको तोड़ रहे हैं, जो उसको फर्टाइल बना रहे हैं, जो उसमें नाइट्रोजन कंपोनेंट बढ़ा रहे हैं। और कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होंगे जो हमारी क्रॉप को खत्म कर देंगे। तो पहली चीज तो हमें ये समझना होता है, जब हम फार्म फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, ये अवेयरनेस लानी होती है फार्मर्स के अंदर में कि कौन सी चीज किस क्रॉप के लिए सही है और कौन सी चीज किस क्रॉप के लिए गलत है। तो जब हम फार्म फॉरेस्ट्री करते हैं तो एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, और वो जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो जो इकोसिस्टम होता है, वो करता क्या है बेसिकली कि वो हमारी सॉइल को बेसिक इनरिच करता है, वो हमारी सॉइल को मजबूत बनाता है, वो हमारी सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ाता है। और सॉइल में फर्टिलिटी बढ़ाने के कारण क्या होता है कि हमको जो ये डीएपी है या यूरिया है या पोटाश है, इनकी जरूरत नहीं पड़ती है हमारे पास में। और उससे क्या होता है, हमारे किसान की इनकम जो है वो बढ़ रही है, उसको यूरिया वगैरह की जो खपत है वो कम हो रही है, उसकी जो क्या कहते हैं क्रॉप का दाम है वो बढ़ रहा है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक तरीके से वो कर रहा है। तो फार्म फॉरेस्ट्री और लैंड कंसोलिडेशन या लैंड इंप्रूवमेंट ये आपस में इंटर रिलेटेड है। लेकिन ये होंगे कैसे साहब? ये मोदी जी के कहने से नहीं होगा, ये केंद्र सरकार के कहने से नहीं होगा, ये राज्य सरकार के कहने से नहीं होगा। ये होगा जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिनको 11 शेड्यूल के अंदर में ये पावर है, ये तब होगा जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो ये करने के लिए आगे आएंगे। तो कभी भी आप लिख रहे हो इरिगेशन पर, एग्रीकल्चर पर, एनिमल हस्बेंड्री पर, लैंड इंप्रूवमेंट पर, सोशल फॉरेस्ट्री पर, जैसे आप चलो ये भी एक अच्छा सवाल आया, एकता हाँ जी, एनएमएसए के कंपोनेंट बताओ। नहीं पता। हमारी मुंडी तोड़ करके हम पीछे लगा दें, ठीक है। भीम, एनएमएसए के कंपोनेंट बताओ।
soil health management, national bamboo mission, और एक मिनट, क्लाइमेट चेंज वाला भी था एक, उसका पूरा याद नहीं आ रहा, एक और था दो और थे, याद नहीं आ हो रहे। गई पार्थ। तो सर रेन-fed area development, agroforest submission on agroforestry, national bamboo mission, soil health management, climate controlling, modeling and monitoring. बहुत बढ़िया, एक नंबर, बिल्कुल लड़की। हाँ भाई, जिन लोगों को नहीं पता है आइए, पता चल जाएगा अभी। ये है NMSA, ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सवाल आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ 11th शेड्यूल, वो 11th शेड्यूल पढ़ाने का कारण ही यही है, क्योंकि NMSA जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है आजकल। पहला है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना। दूसरा है सबमिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री। अब ये दिख रहा है ना, जो यहाँ टॉपिक लिखा है, जो अपन पढ़ रहे हैं, फार्म फॉरेस्ट्री, यही है एग्रो फॉरेस्ट्री, इसीलिए मैं इस पे इतना फोकस मार रहा हूं, ठीक है। फिर है नेशनल बैम्बू मिशन। अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा यहाँ सोशल फॉरेस्ट्री में, ठीक, और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में भी ये जाएगा, बात करेंगे भी आगे। फिर तीसरा है सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट। अब ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा, लैंड इंप्रूवमेंट में। और चौथा क्या है? क्लाइमेट, ये अबे ओ क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना। ये कहाँ जाएगा? ये भी कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा, ठीक। तो हमारे NMSA के कंपोनेंट्स के अंदर ही, हम देख रहे हैं कि इतनी सारी चीजें यहां से रिलेटेड है 11th से। तो NMSA के अंदर में जो एग्रो फॉरेस्ट्री की बात लिखी है वह यही है जो हम बता रहा हूं आपको। फार्म फॉरेस्ट्री इसका एक मॉडल है, वो जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं उसको साफ करूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड इंप्रूवमेंट में एक सबसे बड़ा काम जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने किया वो था सॉइल हेल्थ कार्ड, और उसके लिए उन्होंने बनाए सॉइल क्लिनिक्स, ठीक है। लैंड इंप्रूवमेंट के लिए सबसे बड़ा जो काम इन्होंने किया है वो इन्होंने क्या किया है? सॉइल हेल्थ कार्ड। अब सॉइल हेल्थ कार्ड में क्या होता है? सॉइल हेल्थ कार्ड में ये होता है कि भाई आप अपनी लैंड पर जाइए, अपनी लैंड के चारों कोनों से, मतलब आपका जो फील्ड है उसके एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, और बीच से मिट्टी उठाइए, उसको मिक्स करिए, मिक्स करके आप अपने आसपास की लैब में दे के आइए, और वो आपको सैंपल वो आपको रिजल्ट बता देंगे कि भाई आपके सॉइल में कार्बन कंटेंट इतना है, आपकी सॉइल में ये इतना है, आपकी सॉइल में ये इतना है, और उसके साथ साथ में जो है वो सैलिनिटी इतनी है, और ये क्रॉप आप लगाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ये वो बताते हैं। और 2 साल पहले लोग कहते थे कहाँ होता है, ये होता है, आज बहुत नॉर्मल हो गया है, हर बंदा करा रहा है, ब्लॉक लेवल पे होता है। और ब्लॉक लेवल पे जो है वो लैब्स बना दी हैं, जिन लैब्स में सॉइल हेल्थ, आपकी सॉइल की टेस्टिंग होती है। तो इससे पहली चीज क्या हो रही है कि हमें ये पता चलने लगा है कि हमारी जो क्रॉप है वो किस चीज के लिए, हमारी जो सॉइल है इट इज फिट फॉर विच काइंड ऑफ क्रॉप। हमारी जो सॉइल है ये किस तरह की क्रॉप के लिए फिट है, इसमें हम किस तरह की क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी एक चीज समझिए, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है वो ये कि एक गांव में ये होना चाहिए, एक ग्राम पंचायत का ये इनिशिएटिव होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ
100% जो क्रॉप होगी हमारे यहाँ, 100% जो फार्मर होंगे वो सॉइल हेल्थ टेस्टेड फार्मर होंगे, कि हमारे यहाँ 100% फार्मर ऐसे हैं जो वो क्रॉप ले रहे हैं जो सॉइल हेल्थ कार्ड की टेस्टिंग करने के बाद में उनको बताइए। ठीक, तो जब हम लैंड इंप्रूवमेंट को 11th शेड्यूल के लैंड इंप्रूवमेंट को एनएमएसए के सॉइल हेल्थ कार्ड से जोड़ते हैं ना, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट से जोड़ते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि हमसे क्या एक्सपेक्टेड है। क्या है फेडरलिज्म? ये है फेडरलिज्म। दिस कंपोनेंट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, NCOF, नेशनल सेंटर ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेंट्रल फर्टिलाइजर क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। इसे कहते हैं फेडरलिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट की 4 बॉडीज और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के इंप्लीमेंट कराती है कोई स्कीम, और स्टेट गवर्नमेंट के एंड पे कौन इंप्लीमेंट कराता है? ब्लॉक लेवल और जो विलेज लेवल की पंचायतें हैं वो कराती हैं। तो एक विलेज लेवल पे क्या इनिशिएटिव होना चाहिए? अवेयरनेस फैलाना कि भाई आपकी सॉइल की टेस्टिंग हो सकती है, ब्लॉक पर हो सकती है। दूसरा, इन्फोर्स करना चीजों को कि नहीं, हमारे यहाँ 100% फार्मर जो हैं वो कैसे होंगे, हमारे यहाँ 100% फार्मर्स ऐसे होने चाहिए जो सॉइल टेस्ट करा करके अपनी क्रॉप लें। आप समझिए, जब मैं 11 शेड्यूल खत्म करूंगा ना, आपको लगेगा कि मुझे कुछ और नहीं बनना, मुझे प्रधान बनना है। अगर इस देश में पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रधान बन जाए ना, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, अगर ये भाई साहब मान लो हमारे यहाँ 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं, अगर 2.5 लाख हमारे यहाँ पढ़े लिखे प्रधान बन जाए ना, हमारा देश उस दिन एकदम 100% बदल जाएगा। इसीलिए पीएम ने ये शुरू किया है ग्राम पंचायतों को पुरस्कार देना, उनको आगे बढ़ाना, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में पहली बार 44,000 रुपीज सैलरी की बात कर दी गई है कि अब जब इलेक्शन के बाद जो नया बंदा इलेक्ट होगा उस ग्राम प्रधान को 44,000 सैलरी मिलेगी। सोचिए, पढ़े लिखे लोग विल टेक इट अप एज अ जॉब। अभी तक क्या होता था, ये जो प्रधानी होती थी या सरपंची होती थी, ये सेकंड प्रायोरिटी होती थी, दूसरे नंबर का। जिसके पास पैसा है वो लोग इलेक्शन लड़ते थे, अपना बिजनेस संभालते थे, इसको ऐसे ही मतलब एक उसकी तरह रसूख की तरह किया करते थे। There was no professionalism involved, there was no training involved, there was no fixed salary। कोई कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी करा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तो अब मतलब I cannot emphasize on this enough। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ाए हैं, सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ाए हैं। अभी तो आप आगे आएंगे ना तो इंडिया की सारी समस्याओं का आपको समाधान नहीं मिलेगा। सारी जितनी भी आप, यू लॉक इट, कोई भी समस्या अपने दिमाग में लॉक कर लो और मुझे बताना खत्म करने के बाद में कि उसका सोल्यूशन इसमें है या नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ा जो चेंज आ सकता है वो कब आ सकता है? इफ वी स्टार्ट एन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ इलेक्टेड पर्सनल्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, अगर हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट शुरू कर दें जहां पर हम इन लोगों की, जैसे यूपीएससी की ट्रेनिंग होती है, वहां पर हम इन लोगों की भी 15 दिन की 20 दिन की ट्रेनिंग कराने लगे, इनकी पावर से इनको अवगत कराने लगे, सारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो लैंड इंप्रूवमेंट पे हम ये देख रहे थे कि हमारा जो अभी भी जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड बहुत अच्छे से इन्फोर्स नहीं हो पा रहा है, अभी भी हमारा जो सॉइल हेल्थ कार्ड सही से काम नहीं कर पा रहा है, या सॉइल हेल्थ कार्ड का यूनिवर्सलाइजेशन नहीं हुआ है, सॉइल हेल्थ कार्ड अभी 100% फार्मर्स ने नहीं अपनाया है। कैसे अचीव हो सकता है? अगर हम ग्राम पंचायतों को ये बोलें या ग्राम पंचायतें ये इनिशिएटिव लें कि भाई हमारे यहाँ 100% फार्मर्स जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड से काम करेंगे और एक ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग करेंगे। मतलब अभी तो क्या है, ट्रेडिशन चल रहा है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो मैं अब नहीं बोलूंगा, मध्य प्रदेश इज इनोवेटिंग अ लॉट, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, यहाँ ट्रेडिशन चल रहा है, ट्रेडिशनल क्रॉप्स। अब एक घंटा ट्रेडिशन उसे कहते हैं जो क्लाइमेट ड्रिवेन हो। तुम्हारे यहाँ मक्के दा साग और सरसों दी रोटी, क्या वो सरसों दा साग और मक्के दी रोटी फेमस इसलिए थी क्योंकि तुम्हारा क्लाइमेट ऐसा था कि तुम्हारा यहाँ पर रेनफॉल कम होती थी, तुम्हारा रेनफेड एरिया था, और उसकी वजह से जो है वो तुम्हारे यहाँ ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते थे जहां जो कम पानी में हो सके। तो तुम्हारा इसलिए सरसों दा साग और मक्के दी रोटी फेमस थी, इसलिए नहीं फेमस थी तुम्हारे ढाबों में घी बहुत पड़ता है। उत्तर प्रदेश के
बंगाल में, बिहार में और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चावल इसलिए फेमस था नदर्न बेल्ट में, क्योंकि वहां पर जो रेनफॉल है वो 100 से ऊपर होती थी। I'll show you the rainfall map of India. वैसे तो हो सकता है यहीं कहीं सेव हो रखा हो, ढूंढना पड़ेगा, लेकिन अबे है एक नंबर। ये देखिए, ये इंडिया का रेनफॉल मैप है, ठीक है। तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है पंजाब और हरियाणा और इधर ईस्टर्न उत्तर प्रदेश का, अरे भैया यहाँ रेनफॉल ही नहीं होती थी, यहाँ अभी भी रेनफॉल नहीं होती है। यहाँ अगर आप चावल उगाओगे तो आपकी आंखों पे पट्टी बंद रखी है। चावल के लिए कौन सा एरिया है, जो डार्क ब्लू वाला है, जो थोड़ा ये वाला एरिया है, इसको आप चावल के लिए छोड़ो। यहाँ पर आप ऐसी क्रॉप्स करो जहां पर रेनफॉल की जरूरत नहीं है। वीट कर सकते हैं, गेहूं करिए आप, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है वो गेहूं यहाँ अच्छा खासा हो सकता है। चावल के लिए जो है वो नॉर्थ ईस्ट वालों को छोड़ दो और इधर छोड़ दो जो यहाँ पर है केरला और इधर के एरियाज वाले। तो कौन सी क्रॉप किस क्लाइमेट में हो सकती है? ट्यूबवेल है हमारे पास में, ठीक है। कल अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि आप पीएम के एजेंट हो। क्या इम्प्लीमेंट हो जाएगा मैं समझा नहीं, ठीक है। खैर, अगर आपका जो ग्राम पंचायत है, अगर वो ये एक प्रतिज्ञा ले ले, अगर वो ये कह दे कि भाई हम दो चीजें करेंगे, पहला हम सॉइल हेल्थ कार्ड के हिसाब से अपने यहाँ क्रॉप्स उगवाएंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, क्या हो रहा है, दूसरा हम क्या करेंगे कि ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है हमारे यहाँ, ठीक है, मतलब एक तरह का जहां क्लाइमेट होता है और उस एक तरह के क्लाइमेट में जहां एक तरह की फसलें होनी चाहिए। तो अगर हमने ये प्रतिज्ञा कर ली, अगर हमने ये कसम खा ली ग्राम पंचायत के लेवल पर कि भाई हम ना एग्रो क्लाइमेटिक जोन के हिसाब से काम करेंगे, हम अपने यहाँ पर जैसा हमारा क्लाइमेट है उसके हिसाब से हम एग्रीकल्चर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साहब, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आप बढ़ जाएंगे और नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को आप अचीव कर सकते हो, ठीक। लेकिन सिर्फ इतना ही होता तो मैं रुक जाता, कुछ और दिखाना पड़ेगा। सर हाँ, कितनी रेनफॉल किस क्रॉप के लिए रिक्वायरमेंट है, ऐसी भी कोई रिपोर्ट है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एटलस ऐप ना, अभी बात करेंगे, स्टैंडर्ड रिपोर्ट सब होगा, परेशान ना हो। आवाज बहुत कट रही है। मैं कह रहा हूं कि एटलस में सब वो मेंशन है, बात करेंगे उस पर। खंबे टेढ़े खड़े हैं यहाँ। अच्छा, नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं कि एटलस में वो मेंशन है, बात करेंगे उस पर। हाँ भाई, ये आपका वो घातक लॉ है, घातक है, जिसके खिलाफ इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मतलब समझ लो भाई, सितंबर से चालू हुए थे, हैं अभी तक चल रहे हैं। क्या लिखा है इसमें, द पार्टीज एंटरिंग इनटू अ फार्मिंग एग्रीमेंट
may identify and require as a condition for the performance of such agreement compliance with mutually I hope आप सबको पता हो उसका मतलब क्या होता है acceptable quality grade and standards of farming produce. For the purposes of subsection 1, the parties may adopt the quality grade and standards which are compatible to agroeconomic practices, agroclimate and such other factors. मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, मेरे बाप, भैया, क्लॉज 4 फार्म लॉज, क्लॉज 4 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है? कहता है भैया आप दोनों लोग एग्रीमेंट करते समय कोशिश करें कि जो ऐसे एग्रीमेंट्स करें जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन से या एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस से कंपैटिबल हो। और एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस से कंपैटिबल होने का मतलब है ये कि आपके एरिया में वही क्रॉप्स हो रही हो या आप वही क्रॉप कर रहे हो जो आपके एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर में आती हैं। ठीक, आप बताइए कितना डेंजरस है, कितने डेंजरस प्रोविजन है, समझ रहे हैं आप? समझिए, ठीक है। तो ये घटना घटी है हमारे साथ। रिहाना जैसे लोग जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जब हम एक लॉ लाते हैं जो हमारे यहाँ कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की बात करता है, जो हमारे यहाँ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाने की बात करता है, जो हमारे यहाँ इस तरह के ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को फ्री मार्केट देने की बात करता है, तो 25 करोड़ लोग करके ट्वीट कर 25 करोड़ लेकर के ट्वीट कर देती है। तो ऐसे लोग चक्कर में ना पड़े, ठीक है ना, वो ध्यान रखिए। तो ये आपका है जहां पर हम बोल सकते हैं कि लैंड इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए, लैंड इंप्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए ग्राम पंचायतों को। उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि वहां पर सभी लोग सॉइल हेल्थ कार्ड रख रहे हों। उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर हो रहा हो वो कैसा हो रहा हो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के आधार पर हो रहा हो। कल मैंने इरिगेशन में बताया, उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि माइनर इरिगेशन सही से हो रहा हो। उन्हें ये इंश्योर करना चाहिए कि फार्म पॉन्ड्स बन रहे हो। एग्रीकल्चर की जितनी समस्याएं हैं, ठीक, जो भी प्रोडक्टिविटी गिरना आराम से मैनेज कर सकते हैं लैंड इंप्रूवमेंट करके, ठीक है। फार्मर की इनकम बढ़ाना आराम से मैनेज कर सकते हैं फार्म फॉरेस्ट्री ला करके। फार्मर की इनकम डबल करना आराम से मैनेज कर सकते हैं एग्रीकल्चर के साथ में एनिमल हस्बेंड्री करा करके, डेयरिंग पोल्ट्री करा करके। आपको पता होगा कि बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स चलती हैं, जैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में है कि अगर आपको बैंक से बकरी खरीदने के लिए लोन लेना है तो ग्राम प्रधान का सिग्नेचर चाहिए, या ग्राम प्रधान बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब भाई इनको लोन दे दो, इन्हें बकरी खरीदनी है, बकरी पालना है। भैंस खरीदनी है, उसके लिए जो लोन मिलता है वो ग्राम प्रधान के सिग्नेचर से मिलता है कि हाँ भाई हमने वेरीफाई कर दिया, इन्होंने भैंस खरीदनी है, इन्होंने खरीद ली, इनको लोन दे दीजिए। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ जो मैंने कल फार्म पॉन्ड बताया था उसकी फिशरीज ही नहीं, ओवरऑल एनिमल हस्बेंड्री में जो कुछ भी आता है, डेयरिंग हो, पोल्ट्री हो, जो कुछ भी हो। और आजकल तो क्या है, पोल्ट्री को, बी कीपिंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, नेशनल बी मिशन चलाया जा चुका है, मैंने कल ही आपको बताया था। तो मतलब डबलिंग द फार्म मुझे समझ नहीं आया, मतलब डबल करना ना मैटर ही नहीं है। मतलब किसान की इनकम डबल नहीं, आपको यह टारगेट रखना चाहिए हम किसान इनकम 4 गुनी करेंगे। डबल तो मैटर ही नहीं है। अगर ग्राम पंचायतों को आप मोबिलाइज कर लेते हो सही से तो डबल तो मैटर ही नहीं है। भैया किसान वो उगाता है ना जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कीमत तो उसकी होनी चाहिए और उसको कौड़ियों के दाम में बेचना पड़ता है। खैर, कहने का मतलब मेरा ये है, सिर्फ एक चीज बचती है, एक चीज, ओनली वन। वो क्या गांव, क्या 11 शेड्यूल कुछ ऐसी भी व्यवस्था करती है क्या कि जहां पर फार्मर ने चलो प्रोड्यूस कर लिया, चलो फार्मर ने सब कर लिया,
क्या कोई बेचने की भी व्यवस्था है क्या? एक बाम सैकड़ों काम, तो झंडू बाम का ऐड आता था ना, एक बाम तीन काम, तीन नहीं, एक बाम सैकड़ों काम, मार्केट एंड फेयर्स, समझे? तो कहने का मतलब समझिए, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट GRAM, ग्राम जो बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ नहीं कर रही है। 11 शेड्यूल का पॉइंट नंबर 22 इंप्लीमेंट हो सके, भले ही स्टेट पावर दें या ना दें, ग्राम इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्टेट्स भले ही पावर दे या ना दें, लेकिन पॉइंट नंबर 22 इंप्लीमेंट हो सके, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम ला रहे हैं, इसके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट की स्कीम दे। ठीक, तो मतलब अब आपको ऐसा लगा होगा कि भारत में पावर तो एक ही आदमी के पास है, वो है ग्राम प्रधान। कितने लोगों को ये लग रहा है ये पढ़ करके? बड़े निष्ठुर टाइप के लोग हो तुम लोग। अब दिक्कत क्या है ना कि अमन गवर्नर पे है अभी, वो बढ़िया है। किस पे क्या? गवर्नर बनना है, बाकी सब ठीक है। अच्छा, अभी बात क्या है कि जहां से हाँ, हमारे यहाँ प्रधानी के इलेक्शन हो रहे थे, तो एक नारा चला था, ठीक है, और नारा ये था कि हमारी तुम्हारी प्यार की बस इतनी ही कहानी, तुम करो BTC, हम लड़े प्रधानी। कितने लोग BTC समझते हैं? BTC जो टीचर बनने के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, जो एग्जाम होता है, तो हमारे यहाँ ये चला था, ठीक है, कि हमारे तुम्हारे प्यार की इतनी कहानी, तुम भरो BTC, हम लड़े प्रधानी। ठीक है, खैर, तो ये रूरल फोकलोर है, चलता रहता है, ठीक है, क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि but when I started 11th schedule, I started with the 243G, and in 243G we saw that basically the powers to gram panchayats is given by states. So if states don't give them these powers, 11th schedule is worthless. But what I'm telling you is, when you will talk about suggestions, जब आप सजेशन प्रपोज करोगे ना, तो वो टॉप टू बॉटम नहीं होने चाहिए, वो बॉटम टू टॉप होने चाहिए। हर जगह आप ये बताओगे कि नहीं, हमारे पास ये इंस्टीट्यूशन है, हमारे पास ये काम, इंस्टीट्यूशन के पास में ये काम है, ये संविधान में दिया है, बस हमें सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है। ठीक, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। कोई नई बॉडी प्रपोज करने का सजेशन, कोई नया कुछ इम्पोज करने का सजेशन, वो मत दो। हमेशा ये बताओ कि बॉटम टॉप लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, क्या एग्जिस्टिंग हमारे क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ पर एग्जिस्टिंग हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। वाटर शेड डेवलपमेंट। सर एक डाउट है। हाँ सर जो ग्राम प्रधान का रोल है, वो जैसे हमने जब से कल से पढ़ा, तो काफी फार्मिंग और एग्रीकल्चर सेंट्रिक नहीं है, मतलब अदर देन दिस सेक्टर कुछ, मतलब जैसे कल से पढ़ा तो लगा। 11 शेड्यूल खत्म हो गई है क्या? नहीं,